हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप बच्चे लोग सारे। मेरा नाम है सुनील अधिकारी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चैप्टर 4 हमारा बिजनेस सर्विसेज है, जिसका ये वन शॉट वीडियो है। वन शॉट वीडियो में हमने, वैसे वन शॉट मतलब पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में नहीं, दो वीडियो में हमने डिवाइड करके करा है, ताकि आपके पास एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम मिल जाए। एक में क्या हो जाता है, वो 30 से 40 मिनट का वीडियो हो जाता है और आपको थोड़ी सी बोरियत आ जाती है ना, थोड़ा बहुत बोर हो जाते हैं आप देखते हुए। तो हमने चैप्टर 4 को दो पार्ट्स में डिवाइड करा है। पार्ट ए है ये, पार्ट बी एक दिन बाद इसके आने वाला है। चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मीनिंग ऑफ सर्विसेज से एक एक टॉपिक बिल्कुल बेसिक लेवल से हम स्टार्ट करने वाले हैं। पेन सुंदर सा आपके लिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूं, रेड रंग का। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ सर्विसेज। सर्विस होती क्या, देखिए बिजनेस सर्विसेज है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चैप्टर है। अगर नहीं भी है तो हम इंटरेस्टिंग बनाएंगे। सर्विस सेक्टर इंक्लूड्स कमर्शियल फर्म एंगेज्ड इन, सर्विस सेक्टर कमर्शियल फर्म है। कमर्शियल फर्म मतलब वो फर्म जो कि प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस का पार्ट है। इसमें बैंकिंग आता है, कम्युनिकेशन आता है, ट्रांसपोर्ट आता है, इंश्योरेंस आता है, वेयर हाउसिंग आता है। सबके बारे में पढ़ने वाले हैं। द सर्विस सेक्टर कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज मस्ट फॉर द स्मूथ फ्लो ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस फ्लो को मेंटेन रखने के लिए ना, इकोनॉमी में बिजनेस फ्लो बना रहे, इसके लिए सर्विस सेक्टर बहुत ज्यादा यहां पर नेसेसिटी वाली चीज है, राइट। बिना बैंकिंग के, बिना कम्युनिकेशन के, बिना ट्रांसपोर्ट के, बिना इंश्योरेंस के प्रोडक्ट बना का बना रह जाएगा कंपनी में, वो कस्टमर्स तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। सारा खेल प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक पहुंचाने का है। और ये जो पार्ट है, कस्टमर्स, कस्टमर, कंपनी, ये सारे बीच के पार्ट हैं। बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, जिसको हमने फर्स्ट चैप्टर में टर्शरी सर्विसेज बोला था। याद आ गया? आ रहा है याद धीरे धीरे? यस। चलिए, नेचर ऑफ सर्विसेज क्या है, इसी को हम फीचर भी बोलते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना है। नेचर भी पूछ सकते हैं या फिर फीचर भी पूछ सकते हैं। इंटेंजिबल, इंटेंजिबल मतलब क्या है, सर्विसेज आर इंटेंजिबल, दैट मीन्स दीज कैन नॉट बी सीन। सर्विसेज दिखती नहीं है ना, वी कैन ओनली फील द सर्विसेज और वन कैन ओनली एक्सपीरियंस देम। बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है, क्या आप देख सकते हैं बैंकिंग बहुत सुंदर दिखता है, आपके बैंक में पैसा आया है, डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है बैंक, तो वो सुंदर सा है, दिखने में ऐसा है, उसको टच कर सकते हैं, नहीं है ना ऐसा। या देखिए टीचिंग भी एक सर्विस है ना, टीचिंग भी एक सर्विस है, जहां पर वो दिखती नहीं है ना कैसी होती है, आप उसको मतलब अंडरस्टैंड कर सकते हैं, है ना। टच नहीं कर सकते सर्विसेज को, वी कैन ओनली फील द सर्विसेज। आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मैं जैसा पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं जैसे ऑनलाइन आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, यूट्यूब में हमारी क्लास चल रही है, तो आप उसको फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते। समझ में आ रहा है? तो सर्विसेज क्या है, इंटेंजिबल है, विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड, बट वो फील करी जा सकती है। आप फील करके बता सकते हैं, समझ के बता सकते हैं कि यार सर अच्छा पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे, सर जो पढ़ा रहे मेरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो यस बोलना कमेंट बॉक्स में। चलिए, लेक ऑफ होमोजेनिटी और इनकंसिस्टेंसी। होमोजेनिटी होती है एक समान, लेक मतलब है कमी, मतलब हेट्रोजेनिटी है, और इनकंसिस्टेंसी है मतलब सर्विसेज जैसे मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं वैसे दुनिया भर को प्रोवाइड नहीं कराऊंगा। कस्टमर के हिसाब से सर्विस हमें चेंज करनी पड़ती है। आप में से कई बच्चे सुपर इंटेलिजेंट है, कई बच्चे भोंदू हैं, ठीक है। तो मैं जैसे भोंदू को पढ़ा रहा हूं वैसे इंटेलिजेंट को नहीं पढ़ाऊंगा, इंटेलिजेंट को जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे भोंदू को नहीं पढ़ाऊंगा। भोंदू तो बहुत कम है वैसे इस चैनल पे, एम आई राइट? राइट। चलिए, तो यहां पर क्या, अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ ईच कस्टमर, सर्विसेज को परफॉर्म्ड डिफरेंटली करना पड़ता है। हैव टू बी परफॉर्म ईच टाइम, हर बार अलग तरीके से परफॉर्म करना पड़ता है सर्विसेज को, ठीक है ना। तो यहां पर ये खास बात है सर्विसेज की, कि देखिए बैंक में हर एक बंदा एक ही काम के लिए नहीं आ रहा है। ऑल दोज हु आर कमिंग इन द बैंक आर नॉट परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन। कोई डिपॉजिट कराने आ रहा है, कोई विड्रॉ कराने आ रहा है, कोई एफडी कराने आ रहा है, कोई और इंफॉर्मेशन लेने आ रहा है। सो homogeneity है, inconsistency in regard to the services. Let's move on to the point number 3rd, that is inventory. The main feature of service is that services are consumed at the same time when they are produced. मतलब जब मैं ये क्लास दे रहा हूं ऑफलाइन, ऑफलाइन ये क्लास चल रही है, तो भैया उस समय आपको क्लासरूम में प्रेजेंट होना पड़ेगा, अगर नहीं होंगे तो वो क्लास मिस हो जाएगी। वैसे ही सर्विसेज को प्रोवाइड एक समय पर ही होती है, और उस समय पर उन लोगों का होना जो सर्विस लेना चाहते हैं होना जरूरी है। किसी भी चीज का देख लीजिए, आप रेस्टोरेंट में जाइए, ठीक है ना, अगर कोई फूड आपको सर्व हो रहा है तो उस समय आप
होने चाहिए उस फूड को खाने के लिए, नहीं तो वो खराब हो जाएगा, राइट। सर्विसेज आर कंज्यूम एट द सेम टाइम व्हेन दे आर प्रोड्यूस, जब वो प्रोड्यूस हो रही है तब आप वहां पर अवेलेबल होने चाहिए। यू कैन नॉट सेव, जैसे गुड्स को हम सेव कर सकते हैं ना, सर्विसेज को हम सेव नहीं कर सकते, सर्विसेज को हम सेव नहीं कर सकते। टीचिंग में भी यही है, जैसे मैंने बताया आपको, मैं क्लास में एक ऑफलाइन लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, तो जो क्लास में होंगे उनके समझ में आएगा, जो नहीं होंगे नहीं समझ में आएगा। 10 से 11 सुबह मैं क्लास को लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, 12 बजे आके बच्चा बैठ गया है तो उसको थोड़ी डिलीवर कर पाऊंगा, मैं तो रहूंगा ही नहीं क्लासरूम में, राइट। चलिए, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी और इनसेपरेबिलिटी, द सर्विसेज कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द प्रोवाइडर ऑफ द सर्विसेज। जो सर्विस प्रोवाइड करा रहा है उससे आप सर्विसेज को सेपरेट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। मैं और मेरी टीचिंग एक ही है। These are produced and consumed at the same place only. These are produced and consumed at the same place only. Specific उसी जगह पे, ठीक है। टिकट लिया है आपने पिक्चर का, एग्जाम्पल बुक वगैरह में भी है ये, घर पे बैठ के थोड़ी आप मूवी देख लोगे, आपकी टीवी पे थोड़ी वो मूवी आएगी, वो तो हॉल थिएटर पे आपको जाना पड़ेगा, अपने थिएटर का सर्विस ली है, राइट। तो सेम है, रेस्टोरेंट में टेबल बुक कराई है, भैया घर पे थोड़ी आएगी वो टेबल उड़ के, यू हैव टू बी देयर at their place in order to avail the services. Yes or no? Customer participation or involvement is necessary. The experience of a service, the participation of customer is essential. कस्टमर होना जरूरी है भैया। सर्विसेज किसको प्रोवाइड करा रहे हो? कस्टमर को। मैं क्लासरूम में कम से कम 3 घंटे की लेक्चर ले रहा हूं और एक भी बच्चा क्लास में नहीं है। अब जैसे ऑनलाइन तो चलता है भैया, ऑनलाइन मैं अकेला ही पढ़ा रहा हूं, ठीक है, लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं वो अलग बात है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लंबा वीडियो है भैया, एक ही चीज में बार बार रिपीट देख लेना, थोड़ा सा पॉज करके पीछे जाओ, समझ लो अच्छे से, ठीक है। सर्विसेज और गुड्स के बीच में डिफरेंस, बहुत ही प्यारा ये डिफरेंस है, एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत ही प्यारा है, आएगा आपके। इंटेंजिबल है, सर्विसेज आर इंटेंजिबल, गुड्स आर टेंजिबल। गुड्स को छू सकते हो क्या? बिल्कुल आप छू सकते हो, बिल्कुल आप छू सकते हो गुड्स को, ठीक है। कोई भी सामान होता है, अमेजोन से आपके यहाँ पार्सल आता है, गुड्स है, ठीक है। अमेजोन जो आपको सर्विस दे रहा है उसको आप छू नहीं सकते हो, ठीक है, छू नहीं सकते हो, छू 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 हो रहा है ये, ठीक है, छू नहीं सकते हो, टच ही नहीं कर सकते हो। इन्वेंट्री, नो रिक्वायरमेंट टू मेंटेन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मेंटेन करने की जरूरत नहीं है बाबा सर्विसेज में, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि भैया जब वो प्रोड्यूस हो रही है तभी कंज्यूम करो, हम बचा के नहीं रखेंगे। लाइव रिकॉर्डिंग हो रही है, लाइव क्लासेस चल रही है, हम रिकॉर्डिंग नहीं देंगे। इन्वेंट्री मस्ट बी मेंटेन, यहां पर तो इन्वेंट्री रखनी पड़ती है भैया, कस्टमर नहीं आया तो सेव करके रख दो, फ्रिज में रख दो, जब आएगा जब दे देंगे। इनसेपरेबल, सर्विसेज सेपरेट नहीं हो सकती जो प्रोड्यूस कर रहा है उससे। गुड्स तो सेपरेट हो सकते हैं, गुड्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द प्रोवाइडर, गुड्स मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, फिर आते हैं कस्टमर के पास। स्टैंडर्डाइजेशन, इट इज डिफिकल्ट टू स्टैंडर्डाइज एंड मेंटेन क्वालिटी, सर्विसेज की क्वालिटी एक ही मेंटेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है। 5 बच्चे पढ़ते हैं मुझसे, एक 4 बजे, एक 5 बजे, एक 6 बजे, एक 7 बजे, एक ही तरीके से मैं चारों को पढ़ाऊं, बहुत मुश्किल है ना। गुड्स एक बार बना दिया, गुड्स वही गुड्स सबको जा रहा है ना, स्टैंडर्डाइज करना, एक ही चीज बनाई एक बार और उसी के हमने पीस कॉपी फोटोकॉपी करवा ली, है ना। गुड्स तो यही होते हैं ना, ऐसा तो नहीं है आपके गुड्स अलग होगा उसका गुड्स अलग होगा। आपने कोई सोप मंगाया तो आपका सोप अलग उसका सोप अलग, सेम कंपनी का मंगाओगे तो कोई डिफरेंसेस नहीं मिलेगा, राइट। तो गुड्स में एक स्टैंडर्डाइजेशन अपन मेंटेन कर सकते हैं, सर्विसेज में एक ही स्टैंडर्ड मेंटेन करना कि भैया ऐसा ही चाहिए मुझे। टेस्ट में भी कभी बहुत सारा कंपैरिजन आ जाता है, ठीक है। जितनी मूवी देखोगे सारी सुपर हिट हो जरूरी नहीं है। नेचर क्या है? इट इज एन एक्टिविटी और प्रोसेस ऑफ वॉचिंग अ मूवी, प्रोसेस एग्जांपल वॉचिंग, अच्छा वॉचिंग अ मूवी इज एन एग्जांपल, ठीक है। ये एक एक्टिविटी है, प्रोसेस है, सर्विस आप ले रहे हो, अवेल कर रहे हो, अटेंडिंग अ क्लास। इट इज अ फिजिकल ऑब्जेक्ट, कार है, टीवी है, क्या है ये? हमारा गुड्स है। क्लियर हो रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, राइट। चलिए, टाइप क्या है? ये हेट्रोजीनियस है, डिफरेंट है, सबके लिए अलग अलग होती है सर्विसेज। ये होमोजीनियस है, टीवी आपके लिए, पड़ोसी के लिए, सबके लिए सेम होगा, एक ही कंपनी का अगर ले रहे हो। आपके लिए ऐसा नहीं है, अलग फीचर होंगे, उसके लिए अलग फीचर होंगे। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कैन नॉट बी ट्रांसफर नहीं हो सकती। ओनरशिप ट्रांसफर होती है, जैसे मैंने बताया, पहले मैन्युफैक्चरर, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर, फिर कस्टमर। तो ओनरशिप इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर। चलिए बच्चा, क्लासिफिकेशन और टाइप ऑफ सर्विसेज पे आते हैं।
क्लासिफिकेशन और टाइप ऑफ सर्विसेज, कितने तरह की? 3 तरह की, बिजनेस सर्विसेज, सोशल सर्विसेज, पर्सनल सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज क्या होती हैं? बिजनेस सर्विसेज आर दो सर्विसेज which are used by the business enterprises to carry on the business activity more smoothly। जो एक्टिविटी जो बिजनेस यूज करता है अपने बिजनेस को और अच्छा बनाने में, स्मूथली रन करने में, हम उसको बिजनेस सर्विसेज बोलते हैं। इस चैप्टर में हम बिजनेस सर्विसेज के ऊपर ही बात करने वाले हैं, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग और कम्युनिकेशन। ये सारी सर्विसेज एक बिजनेस यूज में लेता है ताकि अपने बिजनेस को इफेक्टिवली रन कर सके। बिना बैंक के बिजनेस नहीं काम करेगा, बिना इंश्योरेंस के बिजनेस नहीं चल सकता, बिना ट्रांसपोर्टेशन के, बिना वेयर हाउसिंग के, बिना कम्युनिकेशन के कोई भी बिजनेस अपनी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकता। देन यू हैव सोशल सर्विसेज बच्चा। सोशल सर्विसेज आर कैरिड वॉलंटरली, मतलब अपनी इच्छा से, कोई आपको प्रेशराइज नहीं करेगा, टू अचीव सोशल ग्रुप और टू अपलिफ्ट द सोसाइटी एट लार्ज। नाम से पता लग रहा है चैरिटी, डोनेशन, एनजीओ, ऐसी सर्विसेज जो कि सोशल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करती है, सोसाइटी की हेल्प करती है। पर्सनल सर्विसेज में क्या आता है? पर्सनल सर्विसेज आर एक्सपीरियंस डिफरेंटली बाय डिफरेंट कस्टमर। एग्जांपल टूरिज्म और रेस्टोरेंट। पर्सनल सर्विसेज ना अलग अलग, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। टूरिज्म सेक्टर में देखते हैं, रेस्टोरेंट सेक्टर में देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रेस्टोरेंट है, डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, तो ये पर्सनल सर्विसेज में आता है, राइट। आर एक्सपीरियंस बाय डिफरेंटली बाय द डिफरेंट पीपल, ठीक है ना। एक बंदा जयपुर आया विजिट करने, घूमने, उसको बहुत ही अच्छा लगा, दूसरे को अच्छा नहीं लगा, पर्सनल सर्विसेज, राइट। तो यहां पर पर्सनल प्रेफरेंसेस, नेचर, टेस्ट ऑफ जो हमारी प्रेफरेंसेस होती है वो डिफाइन करती है पर्सनल सर्विसेज को। सबसे पहले आ जाते हैं हम बिजनेस सर्विसेज में। बिजनेस सर्विसेज में सबसे पहला पॉइंट है हमारा बैंकिंग सर्विसेज। इस वीडियो में बैंकिंग सर्विसेज का ताना बाना सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। इंश्योरेंस, उसके बाद के टॉपिक इंश्योरेंस, और उसके बाद का टॉपिक पार्ट 2 में होने वाला है हमारा चैप्टर 4 का, उसमें हम डिस्कस करेंगे बैंकिंग सर्विसेज, डिस्कस करें। चलिए, अकॉर्डिंग टू इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बैंकिंग मींस, ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत ये हमारी चीजें यहां पर मेंशन है जो कि हमें पढ़नी है और समझनी है। देखिए, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट इज नोन एज बैंकिंग। बैंकिंग क्या है? बैंक करता है, एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक, मनी लेता है पब्लिक से। क्यों लेता है? ताकि लोन की तरह इंडस्ट्रीज को दे सके, या फिर पर्पस ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट, या फिर कहीं इन्वेस्ट कर सके अपने बैंक में। एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ जो मनी है वो रखता है, राइट। कैश रिजर्व रेशो, राइट। इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, थोड़ी बहुत नॉलेज है। चलिए, मैं आपको आगे समझाता हूं ये सारी चीजें। चलिए, टाइप ऑफ अकाउंट्स में आते हैं। टाइप ऑफ अकाउंट्स में हमारे पास पहला है सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। आपके और मेरे पैसे ज्यादातर बैंक पे हम रखते हैं सेविंग में। अ पर्सन कैन ओपन अ सेविंग डिपॉजिट अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग अ स्मॉल सम ऑफ मनी। 1500 से हमारा एक अकाउंट खुल जाता है। उसके बाद जो भी हम मनी बैंक में रखते हैं वो हमारे सेविंग में ही डिपॉजिट होते हैं। ही कैन विड्रॉ मनी फ्रॉम हिज अकाउंट वेन एवर नीडेड। जब भी आपको जरूरत पड़ती है आप सेविंग से ही पैसा निकालते हैं, और जब आपको जरूरत पड़ती है आप सेविंग में वो डिपॉजिट करा देते हैं। एक नॉर्मल पब्लिक के पास हमारे पास सेविंग अकाउंट होता है। करंट डिपॉजिट अकाउंट किनके पास होता है? बिजनेसमैन के पास होता है। करंट डिपॉजिट अकाउंट्स आर ओपन्ड बाय बिजनेसमैन। बिजनेसमैन ये अकाउंट को ओपन करते हैं। द अकाउंट होल्डर कैन डिपॉजिट एंड विड्रॉ मनी वेन एवर डिजायर्ड। यहां पर देखिए क्या होता है, सेविंग में हमारे पास एक सर्टेन रिस्ट्रिक्शन होता है, एक महीने में हम कितना पैसा डाल सकते हैं, कितना निकाल सकते हैं। लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है करंट डिपॉजिट में, क्योंकि ये स्पेशली बनाया गया है बिजनेसमैन के लिए, और बिजनेसमैन के लाखों करोड़ों के ट्रांजैक्शन होते हैं ऑलमोस्ट डेली या हर अल्टरनेटिव डेज में। तो यहाँ पर उनको ये छूट मिलती है करंट अकाउंट डिपॉजिट में। लेकिन यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो भी बहुत कम है या ना के बराबर है, राइट। तो ये सेविंग में आपको इंटरेस्ट मिलता है 4% के नियर अबाउट में, करंट में वो काफी कम है, ठीक है। चलिए, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। अ डिपॉजिटर कैन डिपॉजिट अ फिक्स्ड अमाउंट से ₹100 for every month for a fixed period. The amount together with the interest is paid on maturity. The rate of interest on recurring deposit higher than the civic account. एक होता है आरडी अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट, एफडी की तरह ही होता है ये भी, ठीक है। यहां पर क्या करते हैं, एक फिक्स्ड अमाउंट हम हर महीने डिपॉजिट कराते हैं, और द अमाउंट टुगेदर विद द इंटरेस्ट इज रिपेड ऑन मैच्योरिटी। 5 साल के लिए कराया, 10 साल के लिए कराया हमने,
ठीक है, तो आरडी हमने कराई, द रेट ऑफ इंटरेस्ट रिकरिंग डिपॉजिट हायर देन दैट ऑफ अ सेविंग अकाउंट। नॉर्मल सी बात है, 6% के नियर अबाउट आपको आरडी में रिटर्न मिल जाता है। आप ये पोस्ट ऑफिस से भी करवा सकते हैं और बैंक से भी करा सकते हैं। एक सर्टेन आपको क्या बोलते हैं उसको, एक सर्टेन SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट आपको मतलब हर मंथ एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ मनी आपको देना पड़ेगा, और वो मनी जो है आप एक मैच्योरिटी पीरियड 5 साल या 10 साल जितने तक की आपने आरडी कराई है, उसके बाद दोनों आपको दो चीजें होती है बच्चे, एक तो होता है प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, और एक होता है इंटरेस्ट अमाउंट, आपको दोनों टोटल कर मिल जाते हैं। फिर आता है एफडी अकाउंट। आप में से बहुत जनों की एफडी होगी या पेरेंट्स ने आपकी एफडी या पेरेंट्स की एफडी जरूर होगी। अ फिक्स्ड डिपॉजिट इज repayable आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफिक पीरियड। द पीरियड में वेरी फ्रॉम 6 मंथ टू 5 years। ठीक है, यहां पर एफडी भी हम डिफरेंट पीरियड्स के लिए करा सकते हैं। ठीक है, लॉन्गर द पीरियड ऑफ डिपॉजिट हायर इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट एफडी में भी 6 to 7% के नियर अबाउट ही चलता है। लेकिन देखिए, एफडी और आरडी में डिफरेंसेस ये हैं कि एफडी को हम बीच में नहीं तोड़ा सकते हैं। जितने साल की हमारी एफडी होगी उतने साल होने के बाद, एक्सपायर होने के बाद हम अपना प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट पेमेंट ले सकते हैं बैंक से। लेकिन आरडी जो है वहां पर हम बीच में भी उसको तुड़ा सकते हैं। आरडी में भी कई प्रोविजंस होते हैं, तुड़ाने के अलग अलग एक्सेप्शन होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द जो है फिक्स डिपॉजिट और आरडी में एक और डिफरेंसेस अगर बात करें तो आरडी हम पोस्ट ऑफिस से भी करा सकते हैं, एफडी हम सिर्फ और सिर्फ बैंक से ही कराते हैं। ये मेजर आपको डिफरेंसेस हैं। ऑलमोस्ट और सारे फीचर जो एफडी और आरडी के होते हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं, राइट। जो आज के टाइम में आरडी का थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट ज्यादा है इफ कंपेयरिंग दैट विद द फिक्स्ड डिपॉजिट। ठीक है, एफडी का थोड़ा कम हो गया है, 5 से 6% ही रह गया है आज के टाइम में, है ना। आपका अकाउंट किस बैंक में है और आपकी क्या एफडी की रेट्स हैं, अगर आपको पता है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना, राइट। मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट भी होता है बच्चा। इन दिस अकाउंट द डिपॉजिटर कैन enjoy the liquidity of saving and the current account and the rate of interest of a fixed deposit। देखिए यहां पर क्या है, मल्टीपल ऑप्शन, नाम से पता लग रहा है कि आप दोनों करंट और सेविंग अकाउंट के दोनों के बेनिफिट ले सकते हो इस अकाउंट के थ्रू। आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है बैंक से। अगर करवा लेते हो तो फायदा क्या होगा, आपको लिक्विडिटी मिल जाएगी आपको सेविंग की। अ डिपॉजिटर कैन एंजॉय द लिक्विडिटी ऑफ सेविंग एंड द करंट अकाउंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द एफडी। अब यहां पर क्या होता है कि आपको एफडी जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है, और लिक्विडिटी जो है पैसे आप कभी भी निकाल सकते हैं, जैसे सेविंग में आप निकाल सकते हैं, है ना, वो आपको लिक्विडिटी मिल जाती है। तो आपको मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट भी आप खुलवा सकते हैं बैंक की हेल्प से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक। बैंक कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है? पहली है बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ बैंक चेक। इट इज अ मेथड ऑफ पेमेंट दैट इन्वॉल्व्स अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय अ बैंक। बैंक एक डॉक्यूमेंट इशू करता है जिसमें लिखा रहता है गारंटिंग दैट द अमाउंट स्टेटेड ऑन द सर्टिफिकेट विल बी पेड टू द रिसिप्टेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। देखिए, बैंक एक डॉक्यूमेंट जारी करता है आपकी रिक्वेस्ट करने पर, उसमें लिखा रहता है कि ये जो अमाउंट है इस पर्सन के अकाउंट से जिसके लिए वो लिखा गया है उसके अकाउंट में वो ट्रांसफर हो जाएगा। दैट द अमाउंट स्टेटेड ऑन द सर्टिफिकेट विल बी पेड टू द रिसिप्टेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। मतलब जिसके लिए भी वो एफडी बैंक ड्राफ्ट बनाया गया है उसके अकाउंट में वो पैसा चले जाएगा जो वो बैंक ड्राफ्ट बना रहा है। कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा बहुत, चलिए मैं एग्जांपल देता हूँ। आज के टाइम में ना बहुत से स्कूल कॉलेजेस आपकी फीस जो है वो बैंक ड्राफ्ट के थ्रू एक्सेप्ट करते हैं। तो वहां पर क्या होता है, आपसे बोला जाता है कि आपकी 25,000 फीस है, मान के चलिए कि आप एक काम करो, बैंक से जाओ, बैंक ड्राफ्ट बनाओ हमारे कॉलेज के नाम पर, वही हम एक्सेप्ट करेंगे। तो आप बैंक में जाएंगे और बैंक से बोलेंगे कि मुझे अपने कॉलेज के लिए बैंक ड्राफ्ट बनाना है, तो सबसे ऊपर आपके कॉलेज का नाम आ जाएगा, ठीक है, पैसे आ जाएंगे और उसमें लिखा रहेगा बैंक अपनी गारंटी दे रहा है। मतलब उस डॉक्यूमेंट में बैंक अपनी गारंटी दे रहा है कि हम जो बैंक है एसबीआई बैंक है, एसबीआई गारंटी देता है किसको, आपके कॉलेज को, कि हम इतने रुपए इस पर्सन के अकाउंट से इस दिन आपको ट्रांसफर कर देंगे, राइट। ये होता है हमारा बैंक ड्राफ्ट, ठीक है। तो मतलब बैंक की गारंटी है किसको, उस पर्सन को, आपके कॉलेज को, कि जिस पर्सन का अकाउंट, आपका अकाउंट एसबीआई में है, आपके अकाउंट से कॉलेज के अकाउंट में पैसे उस पर्टिकुलर दिन ट्रांसफर हो जाएंगे, जितने भी पैसे होते हैं, राइट। बैंकर्स चेक क्या होता है? देखिए, ऑलमोस्ट बैंक ड्राफ्ट की तरह ही होता है। दिस इज अ डॉक्यूमेंट विच इंस्ट्रक्ट अ बैंक टू पे अ सर्टेन सम टू अ थर्ड पार्टी जैसे आपका कॉलेज हो गया, ठीक है।
बैंक क्या करता है, इंस्ट्रक्ट करता है, दिस इज अ डॉक्यूमेंट विच इंस्ट्रक्ट अ बैंक टू पे अ सर्टेन सम टू अ थर्ड पार्टी, बैंक को थर्ड पार्टी को पैसे देने पड़ते हैं। इट इज अ काइंड ऑफ बैंक ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट की तरह है, विच इज पेबल विद इन द टाउन, ठीक है। तो ये लोकल बैंक ड्राफ्ट बोला जाता है, ठीक है। ये जो बैंक ड्राफ्ट है इंडिया के किसी भी कोने में चल जाएगा, लेकिन ये लोकल एरिया में ही या टाउन में ही चल पाएगा बैंकर्स चेक। जिस एरिया में वो स्कूल या कॉलेज है उसी जगह बैंक उसको पेमेंट कर पाएगा, बाहर अगर होगा आपकी सिटी से तो नहीं कर पाएगा। ये डिफरेंस होता है बैंक ड्राफ्ट है ना बैंकर्स चेक के बीच में। ओवरड्राफ्ट क्या होता है बच्चा, अंडर दिस अरेंजमेंट अ कस्टमर हैविंग अ करंट अकाउंट इज अलाउड टू विड्रॉ मोर देन द बैलेंस इन हिज अकाउंट। मतलब आपके अकाउंट में अगर 1 लाख रुपए हैं और आपका अगर करंट अकाउंट है, आपको जरूरत है 2 लाख रुपए की, तो आप ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी से अपने अकाउंट में जितना पैसा है उससे ज्यादा आप विड्रॉ कर सकते हैं। यस और नो। कैश क्रेडिट, नाम से पता लग रहा है, अंडर दिस अरेंजमेंट बोरोवर इज अलाउड टू विड्रॉ अप टू सर्टेन लिमिट अगेंस्ट सिक्योरिटी। कैश क्रेडिट में क्या होता है कि आप लोन ले सकते हैं बैंक से, ठीक है। आपको 10 लाख रुपए की लोन की जरूरत है, तो आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ेगी, चाहे अपने गाड़ी के कागज, अपने घर के कागज, कोई ज्वेलरी वगैरह, नियर अबाउट जितना भी उसका परसेंटेज होगा 80%, मतलब इस अमाउंट का 10,000 का 80% जो भी बनता है 8,000 के नियर अबाउट, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, 8,000 के नियर अबाउट आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी, तब जाकर आपको वो 10,000 का लोन मिलेगा। क्लियर हो रहा है। लोन का यही फंडा होता है कि आपको कोलेटरल डिपॉजिट कराना पड़ता है, कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रखनी पड़ती है आपकी बैंक में। या फिर मान के चलिए कि आपको 20 लाख का लोन चाहिए और आपके अकाउंट में सेविंग में 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं, ठीक है। तो दिस कैन बी एज अ कोलेटरल, ये कोलेटरल की तरह भी काम कर सकते हैं आपका। या फिर आप चाहें तो अपना कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वगैरह भी रखकर कैश क्रेडिट ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म लोन क्या होता है, अ लोन इज अ लम सम एडवांस रिपेबल ऑन एक्सपायरी ऑफ अ स्पेसिफिक पीरियड। अ लोन इज अ लम सम एडवांस रिपेबल ऑन एक्सपायरी ऑफ अ स्पेसिफिक पीरियड। लोन लेते हैं आप एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, और इंस्टॉलमेंट में या फिर हम इसको बोलते हैं EMIs में, ठीक है ना। तो यहां पर मंथली इंस्टॉलमेंट करके भी आप उनको पेमेंट कर सकते हैं एक्सपायरी ऑफ अ सर्टेन इवेंट के बाद। जैसे आपने 2 साल के लिए लिया तो 2 साल के बाद आपको पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट कैसे करना पड़ेगा आप देख सकते हैं, 0 इंटरेस्ट भी लोन मिलता है आपको, राइट। हाउसिंग लोन मिलता है, एजुकेशन लोन मिलता है। तो लोन के भी अलग अलग टाइप होते हैं। लोन के लिए भी आपको कहीं ना कहीं एक कोलेटरल आपको देनी पड़ती है, कहीं ना कहीं आपको बैंक को एश्योरेंस देना पड़ता है कि हम एक सर्टेन टाइम बाद आपके पैसे चुका देंगे। तो बैंक की जो भी रेगुलेटरी रहती है, फॉर्मेलिटीज रहती है, वो आप करते हैं, राइट। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं ई बैंकिंग की तरफ। ई बैंकिंग क्या है, डिजिटल बैंकिंग। ये टॉपिक मुझसे ज्यादा ना आज के टाइम में आप समझते हो, क्यों। देखिए, डिजिटल बैंकिंग और ई बैंकिंग इज सिस्टम ऑफ मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट विदाउट इन्वॉल्विंग फिजिकल एक्सचेंज ऑफ मनी। बिना बैंक की हेल्प से जब हम ऑनलाइन पैसों का ट्रांसफर करते हैं उसको बोलते हैं हम डिजिटल बैंकिंग, ठीक है। द मनी इज ट्रांसफर फ्रॉम अकाउंट ऑफ पेयर टू द अकाउंट ऑफ रिसीवर थ्रू इंटरनेट। आप यूपीआई करते हैं ना, पेटीएम करते हैं, फोन पे करते हैं, गूगल पे करते हैं, डिजिटल बैंकिंग के ही ये एग्जाम्पल है। आज के टाइम में क्या हो गया है, सबका जो फोन नंबर है वो सबके अकाउंट से लिंक है, आधार से लिंक है। तो उससे क्या होता है, आपको सिर्फ रिसीवर का फोन नंबर पता होना चाहिए। आप फोन नंबर डालते हैं और वो फोन नंबर उसके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। आप फोन नंबर डाल के ही उसको जितना चाहें पैसे भेज सकते हैं, राइट। एक सर्टेन लिमिट है मेरे ख्याल से 1 लाख की थ्रू यूपीआई, ठीक है ना। एक बार में आप 1 लाख रुपए ही भेज सकते हैं थ्रू यूपीआई, ठीक है। बेनिफिट्स देखते हैं, बेनिफिट्स क्या क्या हैं। डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है, सब कुछ, सारे रिसिप्ट वगैरह सब कुछ मिल जाता है आपको, ठीक है। आपका ट्रिपल लेयर सिस्टम होता है, पूरी सेफ्टी होती है। 24/7 रात को 3 बजे, रात को 2 बजे भी आप किसी को पेमेंट कर सकते हैं, पैसा भेज सकते हैं, पैसा ले सकते हैं। आज के टाइम में जिन दुकानों में है जाके आप शॉपिंग कर सकते हैं, आपको कैश की रखने की जेब में जरूरत ही नहीं है। कन्वीनियंट है, बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है। आपको एक पर्स वगैरह कैरी करने की जरूरत नहीं है, लाखों रुपए जेब में पर्स में कैरी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपके पास कार्ड होना चाहिए या फिर फोन होना चाहिए, यूपीआई के थ्रू पे कर लो, आपके बैंक में पैसा होना चाहिए। फाइनेंशियल डिसिप्लिन एक मेंटेन रहता है, आपको सारी नॉलेज है, आपके पास ही सारे आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, सारे रिसिप्ट है, आप अपना
ऑर्डर्स वगैरह चेक कर सकते हैं। तो आपके पास सारी बैंकिंग सर्विसेज हैं, एप्लीकेशंस वगैरह हैं जिसमें आप अपने स्टेटमेंट वगैरह निकाल सकते हैं, राइट। तो सारी सर्विसेज प्रोवाइड करा रखी है डिजिटल बैंकिंग के थ्रू। बैंक्स वगैरह ने अपना एप्लीकेशन है, हर बैंक का आजकल खुद का एप्लीकेशन है, खुद का ऐप है। अनलिमिटेड एक्सेस है, जो चाहे वो एक्सेस कर सकता है। डाउनलोड करो प्ले स्टोर से ऐप और सारी फैसिलिटीज का यूज कर सको। रिस्क बहुत कम है, ठीक है। आपने बैंक से पैसे निकाले हैं, ठीक है, 5 लाख रुपए निकाले हैं, आप रोड में जा रहे हैं बैग लेके, तो आपको खुद को डर लगेगा। 1 करोड़ रुपए निकाला है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो सारे जो डर थे वो सारे अब दूर हो चुके हैं। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है आपके पास। बैंक को क्या एडवांटेज है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। एक बैंक है जो अभी भी जो ट्रेडिशनल बैंकिंग को फॉलो कर रहा है, वो ऑनलाइन डिजिटल बैंकिंग में इतना ध्यान नहीं दे रहा है, और वो एक अलग बैंक है, एसबीआई का एग्जांपल लेते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा डिजिटल बैंकिंग को प्रमोट कर रहा है। तो आपके पास एडवांटेज है इफ़ यू आर यूजिंग अ डिजिटल टेक्नोलॉजी और द डिजिटल प्लेटफॉर्म। अनलिमिटेड नेटवर्क है, कोई ऐसा नहीं है कि भाई दो जने एक ही टाइम पे अगर लॉग इन हो गए किसी भी ऐप में तो वो क्रैश हो जाएगा। लाखों लोग एक ही टाइम में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। रिड्यूस लोड ऑन ब्रांचेस, पहले क्या होता था, लंबी कतारें लगी रहती थी पैसे निकालने के लिए और विड्रॉ कराने के लिए। आजकल बैंकों में लाइन बहुत कम है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन हम फोन के थ्रू ही कर लेते हैं। पैसे निकालना, पैसे डालना, पैसे डालने के लिए तो फिर भी आप अपने बैंक वगैरह में जाते हैं, नहीं तो आजकल कंपनीज वगैरह आपको कैश पेमेंट कहाँ करती है, इधर थ्रू चेक देती है या आपको ऑनलाइन ट्रांसफर करती है, ठीक है, ऑनलाइन यूपीआई के थ्रू कर देती है या फिर नेफ्ट के थ्रू कर देती है, ठीक है। नेफ्ट या आरटीजीएस अभी समझाऊंगा आपको आगे क्या होते हैं, ठीक है। चलिए ई बैंकिंग सर्विसेज की बात करें तो सबसे पहला आता है हमारा डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड जो भी आपको बैंक से मिलता है बच्चा, वो डेबिट कार्ड ही होता है, ठीक है। आप इसको एटीएम भी बोलते हैं, ठीक है। इट इज अ फैसिलिटी ऑफर्ड टू अकाउंट होल्डर्स टू मेक पेमेंट अपॉन द अमाउंट ऑफ क्रेडिट बैलेंस इन द अकाउंट। जितने आपके अकाउंट में पैसे हैं, मान के चलो 1 लाख रुपए अगर आपके अकाउंट में है, तो आप 1 लाख रुपए की शॉपिंग कर सकते हो या उसके कार्ड का यूज कर सकते हो। कार्ड में लिखा रहता है इंटरनेशनल डेबिट कार्ड, आपके लिखा रहता है वीजा, रुपी वगैरह आपके कार्ड में लिखा रहता है। और जो भी बैंक से आपको नॉर्मली कार्ड मिलता है वो हमारा डेबिट कार्ड ही होता है। डेबिट कार्ड में जितना भी आप बैंक में आपके जितना पैसा है, उतना पैसा कार्ड के थ्रू उससे आप शॉपिंग कर सकते हो या अपने इस्तेमाल में यूज कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड कैसे अलग है डेबिट कार्ड से बच्चा? Credit is like a bank account without having a balance in it. It enables the card holders to have overdraft facility up to a fixed limit depending upon the credit worthiness of the party. यहाँ पर आपके अकाउंट में जितना पैसा है उससे ज्यादा आप विड्रॉ कर सकते हैं, या बैंक आपको एक अलाउंस देता है कि आप इतना अमाउंट हर महीने हमारे बैंक का आप यूज कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, ठीक है। लेकिन उसका इंटरेस्ट जो होता है आपको ज्यादा होता है, 10 से 15% आपको इंटरेस्ट रेट होता है जो कि आपको चुकाना पड़ता है। एक तरह का छोटा लोन है, ये छोटा लोन की तरह है ना। क्रेडिट कार्ड क्या होता है? क्रेडिट कार्ड की आदत बुरी बोलते हैं क्योंकि आपको क्रेडिट में जीने की आदत पड़ जाती है, आप अननेसेसरी खर्चा करते रहते हैं। आजकल स्कूल गोइंग या फिर कॉलेज गोइंग बच्चों के पास क्रेडिट कार्ड होते हैं जहां पर जो अमाउंट होता है वो बहुत ज्यादा एक्सीड कर देते हैं, ठीक है। उनकी मान को चलो वैसे लिमिट सेट होती है कि आप मंथली कितना खर्चा कर सकते हैं, कितनी लिमिट आपको बैंक वगैरह ने दी है, तो उसके हिसाब से आप अपना पैसा खर्चा कर सकते हैं। आपके बैंक में इतना पैसा होना जरूरी भी नहीं है, अगर 10,000 है तब भी आप 50-60 हजार हर महीने के खर्च कर सकते हो, राइट। चलिए सॉरी, आगे है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेफ्ट आ गया बच्चा। नेफ्ट समझाता हूं, देखो आपको। अंडर दिस, ये नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपी वगैरह यूपीआई से पहले बहुत ज्यादा पॉपुलर थे, अब थोड़ा इनका यूजेस कम हो गया है। अंडर दिस द फंड इज डायरेक्टली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर। इसमें क्या होता है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में डायरेक्टली फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। फंड मतलब पैसा। डायरेक्ट ट्रांसफर हेल्प बोथ द पार्टीज फ्रॉम इनकन्वीनियंस ऑफ ड्रॉइंग, चेक, डिपोजिटिंग। ये यूपीआई से पहले की नौटंकियां हैं सब, ठीक है। तो यहाँ पर नेफ्ट के थ्रू हम एक पार्टी दूसरे पार्टी को पैसा दे सकती थी, चेक लिखने की, डिपोजिट करने की, चेक वगैरह की यहाँ पर जरूरत नहीं थी, ठीक है। नेफ्ट वगैरह एक अच्छा सिस्टम था, नेशनल या सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक सर्टेन लिमिट भी इम्पोज है, नेफ्ट में नहीं है, आरटीजीएस में शायद 1 लाख की नियर अबाउट एक लिमिट इम्पोज है, 2 लाख के नियर अबाउट की एक लिमिट इम्पोज है, ठीक है। सर्टेन, एक बार मुझे थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, 1 या 2 लाख की दोनों में ही शायद एक लिमिट इम्पोज है, ठीक है। आईएमपी वगैरह में वो नहीं थी जहां पर आपको इतना आप ट्रांसफर कर सकते हो। रियल टाइम नेफ्ट में और आरटीजीएस में जो मेजर डिफरेंस था, नेफ्ट आप बैंकिंग आवर्स में बच्चा यूज कर सकते हो, मतलब जब बैंक खुला रहेगा बैंकिंग आवर्स में ही आप वो ट्रांजैक्शन कर सकते हो, और वो क्रेडिट या डेबिट तभी होंगे जब वो बैंकिंग आवर्स होंगे। छुट्टी के दिन रात को 2 बजे आप ये यूज नहीं कर सकते हो। अच्छा,
आरटीजीएस में क्या फायदा था, आरटीजीएस में रियल टाइम होता है, मतलब जिस टाइम आपने आरटीजीएस करा उसके अकाउंट में ट्रांसफर करे दूसरे के अकाउंट में, उसी समय वो ट्रांसफर हो जाता था। आपने स्पेसिफिक टाइम में करा हो या नहीं करा हो, मतलब बैंक टाइम में करा हो या नहीं करा हो, हॉलीडेज में करा हो, तब भी वो ट्रांसफर हो जाता था, राइट। आरटीजीएस फंड्स ट्रांसफर सिस्टम वेयर ट्रांसफर ऑफ मनी और सिक्योरिटी टेक प्लेस फ्रॉम वन बैंक टू अनदर ऑन अ रियल टाइम एंड ग्रॉस बेसिस, रियल टाइम में वो हो जाता था, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंस है आरटीजीएस में और नेफ्ट में। नेफ्ट में आपको एक लिमिटेशन थी कि बैंकिंग आवर्स में आपको सर्विसेज यूज करनी पड़ती थी, आरटीजीएस में रियल टाइम में हो जाता था, कभी भी आपको जैसे भी आप यूज करना चाहें, जिसको भी आप ट्रांसफर करना चाहें फंड वगैरह, तो आप कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे एक स्पेसिफिक अमाउंट याद नहीं आ रहा, 2 लाख के नियर अबाउट मुझे एक बार स्पेसिफिक करना पड़ेगा कि 2 लाख के नियर अबाउट एक लिमिट इम्पोज है कि आप इतना अमाउंट सेंड कर सकते हैं, तो वो एक बार आप चेक कर लीजिएगा, राइट। चलिए, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एटीएम जानते हैं मुझसे ज्यादा। द यूज ऑफ एन एटीएम, यू इंसर्ट ऑन अ प्लास्टिक कार्ड इन द मशीन एंड एंटर योर आइडेंटिफिकेशन कोड, इफ द कोड मैचेस द मशीन रिस्पॉन्ड बाय गिविंग कैश। ये आपको बता रहा है कि एटीएम से पैसे कैसे निकालना है, वो आप मुझसे अच्छी तरह जानते हो, राइट। चलिए, ई कैश क्या है, डिजिटल कैश क्या है। वॉलेट सुना है ना आपने, पेटीएम में आपका वॉलेट है, ठीक है। आप बैंक से क्या करते हो, वॉलेट में पैसे डाल देते हो ताकि जो भी आपको परचेज करना पड़े 1 क्लिक से आप परचेज कर सकते हो। हर बार आपसे आपकी जो कार्ड की फॉर्मेलिटीज है वो नहीं मांगता, ठीक है। तो आप गूगल पे में भी आपका वॉलेट होता है, फोन पे में भी आपका वॉलेट होता है, तो आजकल हर सर्विसेज में भी आपका वॉलेट होता है जिसमें आप पैसा रखते हो। वो पैसा डायरेक्टली आप बैंक से ही पहले उस वॉलेट में डालते हो, और जब भी आप कोई भी चीज़ परचेस करते हो तो आपके वॉलेट से ही वो पैसे कट जाते हैं। अमेजॉन पे होता है अमेजॉन पे, अमेजॉन पे सर्विसेज है ना। अमेजॉन पे में अमाउंट रखो, जब भी कोई चीज़ें खरीदनी होगी तो अमेजॉन पे से ही आपका अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा, आपको कार्ड वगैरह हर बार डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो रहा है बच्चों क्लियर, यस और नो। चलिए, मैराथन क्लास आकी खत्म हुई, इंश्योरेंस हम पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं। आई होप सो मैंने बोर नहीं होने दिया आपको, इंटरेस्टिंग टॉपिक था और मुझे मजा आया पढ़ा के, उम्मीद करता हूँ आपको भी मजा आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।